क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड पर 25 करोड़ के घोटाले का आरोप, पुलिस की जांच 70% तक हुई, आरोप साबित हुए तो होगा केस। नैनीताल पालिका अध्यक्ष सीट रिजर्व मुकाबला होगा रोचक, पूर्व में आरक्षित सीट में भी लड़े थे दिग्गज उम्मीदवार। राष्ट्रीय खेलों ने 13 साल बाद खोले आइस स्केटिंग रिंक के दरवाजे, रखरखाव के अभाव में पड़ा था बंद। श्रीनगर में एक के बाद एक फिसले कई वाहन, अचानक सड़क पर गिरती गई लोगों की गाड़ियां, कई लोग हुए घायल। 2 दिन बिगड़ेगा मौसम, कोहरे और शीतलहर का अलर्ट, बद्रीनाथ धाम में जमे झरने। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अविन्या। तो रुक करें खबरों का, उससे पहले चलते यूपी विधानसभा योगी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। आगे बढ़े हैं, उन्हें जनरल कैटेगरी में लेकर के वहां का लाभ दिया गया है। जनरल के लिए जो पद आरक्षित थे, जनरल के लिए जो पद थे 34,500, जनरल की भर्ती हुई है मात्र 20,000। ये उन सब की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए जो इनके नाम पे राजनीति करके अपनी रोटी सेकने का कार्य करके समाज में बंटवारे की खाई को चौड़ा करना चाहते हैं। और इसीलिए भर्ती की प्रक्रिया प्रदेश के किसी भी नौजवान के साथ कोई अन्याय न हो। एक तरफ सरकारी पद ईमानदारी के साथ भरे जाएं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2017 के पहले क्या स्थितियां थी, कौन नहीं जानता है, क्या नहीं होता था। आप लोग भूल गए जब 86 एसडीएम के पद में से 56 एक जाति विशेष के लोग भर दिए गए। और ये कौन नहीं जानता है इस बात को। पांडे जी, इसका ये भी हम बताएंगे। दूसरा वही प्रयागराज है, वही प्रयागराज है जिस प्रयागराज में पब्लिक सर्विस कमीशन के कार्यालय में महीनों तक यूपी के नौजवान धरना दिए थे और एक अयोग्य व्यक्ति को जो उसके लिए डिजर्व नहीं करता था, एलिजिबल नहीं था, जिसकी डिग्री फर्जी थी, उसे आयोग का अध्यक्ष बना करके पूरे कमीशन और युवाओं के भरोसे के साथ खिलवाड़ करने का काम हुआ था। यह भी इलाहाबाद में हुआ था। तो यहाँ माननीय अखिलेश जी ने कहा था, आंकड़ा भी दिया था कि वो 3 लोग भर्ती हुए थे ऐसे, और आपके सामने बात स्पष्ट। पांडे जी, मैं उसी पे आ रहा हूं। दूसरा उस समय कैसे कैसे लोग अध्यक्ष बनाए गए थे जिसकी डिग्री फर्जी, जो स्वयं एक लेक्चरर होने के लिए एलिजिबल नहीं था। हाई स्कूल 3rd डिवीजन, इंटरमीडिएट 3rd डिवीजन, ग्रेजुएशन 3rd डिवीजन, फर्जी पीएचडी की डिग्री, और वह उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष बन गया था। और ये लोग उसको लेके ढूंढते थे, घूमते थे, और उसको जब मौका मिला उसने मारी तबाही, पूरे युवाओं के साथ खिलवाड़ किया था। ये कौन नहीं जानता है। और यही नहीं, इस समय भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए समय समय पर रिफॉर्म किए जाते हैं और ये आयोग और बोर्डों को पूरा अधिकार होता है उस रिफॉर्म को करने के लिए, लेकिन प्रक्रिया पूरी ईमानदारी के साथ होनी चाहिए। और वही प्रक्रिया पब्लिक सर्विस कमीशन भी, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी, शिक्षा आयोग भी उसके लिए अधिकृत होते हैं। वे लोग इस प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं। और जब भी उत्तर प्रदेश के युवाओं के हित में इस प्रकार के कदम उठाने की आवश्यकता पड़ती है, तीनों आयोग, बोर्ड या कोई भी अन्य ऐसे बोर्ड या आयोग हैं, वे इसके लिए अधिकृत होते हैं। वे क्योंकि वो एक ऑटोनॉमी बॉडी है, वे अपने कदम को उठाने के स्वतंत्र है, वे कर रहे हैं। लेकिन प्रक्रिया में कोई खामी नहीं, उनकी ईमानदारी, उनकी नियत में कोई भी, उनकी पारदर्शिता में कोई उंगली नहीं उठा सकता। पूरी शुचिता और पारदर्शिता के साथ सारे कार्य संपन्न हो रहे हैं और इसी
इन युवाओं को नियुक्ति पत्र देने के लिए मैं और मेरे मंत्रिमंडल के मेरे सदस्यगण सभी लोग जाते हैं, माननीय जनप्रतिनिधियों से हम कहते हैं कि वे लोग भी जिले जिले में जाकर के नियुक्ति पत्र वितरण में अपना योगदान दें। और हर नौजवान इसके लिए खुश होता है कि साहब सिफारिश के बगैर न केवल हमारी नियुक्ति भी है बल्कि हमें नियुक्ति पत्र भी प्राप्त हो रहा है। यह हमारे लिए हमारे जीवन का सबसे अद्भुत क्षण है। और मैं इस एक तो नियुक्ति की प्रक्रिया सरकारी क्षेत्र में, दूसरा प्रदेश सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है अपराध और अपराधियों के प्रति इसीलिए है जिससे अधिक से अधिक निवेश यहां यूपी के अंदर आए, अधिक से अधिक निवेश आए। ये 40 लाख करोड़ रुपए का जो निवेश है यह उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 25 लाख से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी की गारंटी दे रहा है। 1 करोड़ 25 लाख नौजवानों को नौकरी की गारंटी दे रहा है। और इसमें से 15 लाख करोड़ का अब तक हम जमीनी धरातल पर उतार चुके हैं। 10 लाख करोड़ का पाइपलाइन में है जिसको कभी भी हम ग्राउंड ब्रेकिंग करके इसको भी आगे बढ़ा देंगे। लेकिन प्रदेश के अंदर जो एक वातावरण बना है सुरक्षा का, बेहतर कानून व्यवस्था का, दंगा मुक्त प्रदेश का, आज उसके लिए देश और दुनिया का हर निवेशक प्रदेश में आना चाहता है, प्रदेश में निवेश करना चाहता है। और इसी का परिणाम है 12 से 17 के बीच में प्रदेश की जो बेरोजगारी दर थी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, वह 19% से अधिक था। और आज ओझा जी ने स्वयं कहा है कि 2.4 है। ये चीजें दिखाती हैं सरकार के कदम अच्छी दिशा में आगे बढ़े हैं। तीसरा, सरकार ने रोजगार सृजन के लिए भी रोजगार मेले लगाए हैं। स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, पीएम विश्वकर्मा के माध्यम से, विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से जगह जगह रोजगार मेले लग रहे हैं, जगह जगह कार्यक्रम चल रहे हैं। आज के दिन पर जब रिजर्व बैंक अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करता है तो रिजर्व बैंक की रिपोर्ट इस बात को कहती है कि दुनिया के, अब भारत के अंदर उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है बैंकों से लेन देन जिस राज्य का सर्वाधिक है वह उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का जो सीडी रेशो है आज के दिन पर, जब हम लोग आए थे तब यह 45 से कम था, 44 के आसपास था। आज यह 60% है। यह दिखता है कि अगर 100 रुपया जमा हो रहा है तो 60 रुपया यूपी के अंदर ही यूपी के नौजवानों को, यूपी के बेरोजगारों को और यूपी के ही व्यवसायियों को यूपी के अंदर अपना रोजगार के सृजन करने, यूपी में नए रोजगार को बढ़ाने के लिए उसका उपयोग इसके माध्यम से 60% से ऊपर आज के दिन पे यूपी का सीडी रेशो है। ये बढ़ाने की आवश्यकता है। हम मानते हैं इसको 75% से ऊपर होना चाहिए भी। लेकिन हमें विरासत में क्या मिला था? 44%, 45% से भी कम मिला था। प्रदेश के अंदर लाखों नौजवानों को उन्हीं के जनपद में रोजगार सृजन के अवसर भी उपलब्ध करवाए हैं। कृषि सेक्टर में जो रिफॉर्म हुए हैं, जो सुविधाएं मिली हैं, किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने का काम किया गया है। प्रोक्यूरमेंट की पॉलिसी ला करके पारदर्शी तरीके से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। खेती के विविधीकरण की दिशा में जो सरकार के द्वारा उठाए गए कदम हैं, 23 लाख हेक्टेयर भूमि को जो अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, इसने किसानों की आमदनी को बढ़ाया है। और उद्योग कैसे चलने चाहिए, चीनी उद्योग इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, सबसे बड़ा प्रमाण है। यह उत्तर प्रदेश जिसको आप चीनी उद्योगों को आप बेच रहे थे, तबाह कर रहे थे, बंद कर रहे थे, आज 120 चीनी मिलें अकेले उत्तर प्रदेश चला रहा है। और उनमें से 100 चीनी मिलें ऐसी हैं, उनमें से 100 चीनी मिलें ऐसी हैं जो एक सप्ताह से 10 दिन के अंदर अपना गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही है। जो बाकी 20 चीनी मिलें हैं उन पर भी एक दबाव है कि भाई आप भी इस प्रक्रिया के साथ जोड़िए। लगभग हर चीनी मिल अपने से इथेनॉल प्लांट को भी जोड़ रहा है।
सबसे अधिक नौकरी देने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है, लेकिन इस दिशा में और भी कदम बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। मुझे लगता है, मैं फिर से अपने विपक्ष के माननीय सदस्यों से कहूंगा कि सदन में आकर के मुद्दों को रखें, लेकिन तथ्यों के साथ अगर रखेंगे तो इसमें उनकी गरिमा भी बढ़ेगी और उनका सम्मान भी बढ़ेगा। उनके जो मुद्दे थे, मुद्दा उचित है लेकिन तथ्यहीन थे, अपुष्ट थे। उनमें कहीं भी कोई भी उसमें ऐसे तथ्य नहीं थे जिनके बारे में कि वह सरकार को कटघरे में खड़ा कर सके। सरकार की नीयत साफ है, नीतियां बहुत स्पष्ट हैं और सरकार प्रदेश के हर नौजवान के हित को लेकर के पूरी प्रतिबद्धता और पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है। और उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश का जो स्किल डेवलपमेंट का मिशन है, आज उसका बेहतरीन कार्य आगे बढ़ रहा है। 12 लाख से अधिक नौजवानों को अब तक इस स्किल मिशन के साथ जोड़ा गया है। 6 लाख से अधिक नौजवान इसके माध्यम से रोजगार प्राप्त किए हैं। कल कांग्रेस के एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। वहां पर यूपी के अब तक लगभग 5,600 से अधिक नौजवान इजराइल गए हैं निर्माण कार्य करने के लिए, और हर नौजवान रहने का फ्री, खाने का फ्री और 1.5 लाख रुपए उसको वहां पे अतिरिक्त मिल रहे हैं और पूरी सुरक्षा की गारंटी भी है। अभी इजराइल के राजदूत आए थे, उन्होंने कहा कि हम यूपी के और भी नौजवान ले जाना चाहेंगे क्योंकि यूपी का नौजवान अच्छा काम कर रहा है। बेरोजगार नहीं, उसकी स्किल की ताकत को दुनिया आज मान रही है। आप ये मान के चलिए, वो नौजवान जब 1.5 लाख रुपए भेजता अपने घर, तो प्रदेश की ही विकास में वो योगदान देता है। हमें अभिनंदन करना चाहिए उन नौजवानों का। क्या प्रवासी भारतीयों ने भारत के विकास में योगदान नहीं किया? और क्या ये प्रवासी उत्तर प्रदेश का नौजवान जो आज गया है, उसके सामने एक अवसर है, यहां काम करता 20,000, 25,000 रुपए, 30,000 रुपए प्राप्त करता। पर कैपिटा इनकम कहां लेके गए थे आप लोग? 1947 में जब देश आजाद हुआ था, प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश की भारत की एवरेज आय से ज्यादा थी। और 2017 में जब हमें सत्ता प्राप्त हुई थी, तब उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की जो प्रति व्यक्ति आय थी उसकी 1/3 रह गई थी। आज हम उसको दोगुना करने में सफल हुए हैं और मेरा यह मानना है कि अगले 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय फिर से भारत की प्रति व्यक्ति आय से अधिक होगी। और इस दिशा में उत्तर प्रदेश की वर्तमान की वृद्धि दर इस बात को संकेत करता है। और मैं इसीलिए आप सबसे कहना चाहूंगा, हमें उत्तर प्रदेश को और विकास की दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। कल कुंभ पे भी चर्चा होगी और मुझे लगता है कुंभ एक अवसर होगा हमारे लिए, उत्तर प्रदेश को वैश्विक मंच पर शोकेस करने का हर एक फील्ड में। लेकिन इसके लिए अच्छा बोलना पड़ेगा, अच्छा सोचना पड़ेगा, नकारात्मकता को हटाना पड़ेगा। विपक्ष का मतलब नकारात्मक नहीं हो सकता है, विपक्ष का मतलब हर चीज में बुराई करना नहीं हो सकता है। कुछ अच्छा भी करिए, अच्छा भी सोचिए, अच्छी दिशा में भी चलिए। अच्छी दिशा में चलेंगे तो आगे अच्छाई देखने को मिलेगा। लेकिन अगर नकारात्मक दिशा में चलेंगे तो उसके सामने एक तरफ कुआं होता है, एक तरफ खाई होता है। मुझे लगता है उसके अलावा कोई दूसरा नहीं होता है। तो नकारात्मकता किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। और यही मैं आपसे कहूंगा कि सरकार अपने नौजवानों के हित के लिए अनेक कदम उठा रही है। उनके हितों को संवर्धित करने के लिए हर प्रकार से प्रतिबद्ध है। और जो मुद्दे यहां पर उठाए गए हैं, सरकार उसके लिए पूरी तरह अवेयर है और उसमें किसी भी नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को भी नहीं देगी। यह भी हम सुनिश्चित कर रहे हैं। और इसीलिए ग्लोबल मैपिंग के साथ साथ देश के अंदर भी अलग अलग जगह कहां कहां यूपी के नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की संभावना हो सकती है, इसके लिए भी कार्य
सरकार के स्तर पर प्रारंभ हुआ है। इसमें सामान्य पाठ्यक्रम के साथ साथ दुनिया के अंदर आज के मॉडर्न एज कोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं, ऐसे कौन से आज हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है वह भी इस बात के लिए स्किल मिशन पे बहुत ध्यान दे रही है। और स्किल मिशन इस बात को लेकर के ही है कि जब हमारा नौजवान अपने कॉलेज की पढ़ाई करके या अपने संस्थान से बाहर निकले तो अपने को असहाय न महसूस करे, बल्कि वह अपने को आत्मनिर्भर महसूस करे, स्वावलंबी महसूस करे। और सरकार इसके लिए पूरा कदम उठाने के लिए घर बनाते समय कोई और सरिया नहीं, सिर्फ स्कीम के बारे में, उन नीतियों के बारे में पढ़ेंगे तो आप भी उससे अपने क्षेत्र में खासतौर पर अपनी विधानसभा क्षेत्रों के नौजवानों को लाभान्वित करने में सफल होंगे, उसका लाभ आप ही को प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप उससे वंचित रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपकी हाल वही होने जा रहे हैं जो कुंदरकी में हुआ है। धन्यवाद। मैंने श्री मनोज पारस को सुना नहीं हुआ, आपकी पुलिस ने किया उधर की। ये चर्चा तो हो रही है माननीय अध्यक्ष, नहीं वो चर्चा नहीं हो रही इसके ऊपर। आपने जो विषय उठाया था, मैंने श्री मनोज कुमार पारस को सुना, श्री पंकज पटेल को सुना, श्रीमती पूजा सरोज जी को सुना, माननीय मुख्यमंत्री जी को सुना। ये नियम 56 में नहीं आती, इसलिए अग्राह्य होती। अगली सूचना माननीय उत्तर प्रदेश में ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आने वाले दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम एवं पूर्वांचल विद्युत निगम के निजीकरण के किए जाने के संबंध में है। आदरणीय श्री माता प्रसाद जी पांडे। माता प्रसाद पांडे जी बोलिए। ओम प्रकाश जी का नंबर 4 पे है। कौन बोलेगा? बोलिए माननीय ओम प्रकाश जी। माननीय अध्यक्ष जी बोल रहे हैं हेल्थ पे ना, मैं माननीय अध्यक्ष जी, अरे ये क्या बात जी बोलिए माननीय ओम प्रकाश जी। ये बात नहीं है। एक बहुत महत्वपूर्ण नियम 56 में बहुत महत्वपूर्ण है, जो कहीं न कहीं माननीय अध्यक्ष जी जनजीवन से जुड़ा हुआ मामला है। मुझे खुशी है। कहां से जुड़े हो? कहां से जुड़े हो? फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते हैं खबरों का, और खबर इस वक्त आपको देहरादून से बता रहे, जहां कांग्रेस नेता राजीव जैन के घर पर छापेमारी की गई है। और ईडी की छापेमारी राजीव जैन के घर पर, और ईडी की टीम कांग्रेस नेता राजीव जैन के ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी है। करीब सुबह 5 बजे तड़के पहुंची टीम, और सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है जहां राजीव जैन का प्रॉपर्टी का बड़ा काम है, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के करीबी बताए जा रहे हैं। और एक बड़ी जानकारी आपको इस वक्त देहरादून से बता रहे हैं, जहां कांग्रेस नेता राजीव जैन के घर पर छापेमारी की गई है। और ईडी की ये छापेमारी हुई है, जहां राजीव जैन के घर पर ईडी ने अपनी टीम के साथ छापेमारी की, और कांग्रेस नेता राजीव जैन के ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी। और करीब सुबह 5 बजे तड़के पहुंची टीम, और सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। और राजीव जैन का प्रॉपर्टी का बड़ा काम है, और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के करीबी बताए जा रहे हैं। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे थे देहरादून से। और रुक करते हैं अगली खबर का। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर तारा आर्य ने राजकीय बीडी पांडे जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अस्पताल को रेफरल सेंटर न बनाया जाए, बल्कि यहां पहुंचने वाले हर मरीजों को अच्छा उपचार मिले, यह प्रयास करें। अस्पताल पहुंचकर सबसे पहले ओपीडी में मरीजों से बात की, जिसके बाद वह आपातकालीन कक्ष में पहुंची, जहां उन्होंने रजिस्टर की जांच कर वहां आने वाले मरीजों की जानकारी भी ली। जिसके बाद उन्होंने मेडिकल स्टोर का निरीक्षण कर वहां मिल रही दवाओं की भी जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों से वार्ता कर उनका हालचाल भी जाना। उन्होंने कहा कि नॉन फिजी
डॉक्टरों को अस्पताल भेजेंगे ताकि व्यवस्थाएं प्रभावित ना हो। साथ ही उन्होंने कहा कि वीआईपी के लिए अलग विंग बनाई जाए ताकि रूटीन प्रभावित ना हो। हमारा स्टेट सबसे सुंदर मेरी वो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, क्योंकि यहाँ जो है स्वच्छता का बहुत ध्यान दिया गया है। इतना साफ है तो यहाँ पे बैक्टीरिया नहीं होंगे, और बैक्टीरिया नहीं होगा तो एंटीबायोटिक की भी यहाँ ज़रूरत कम पड़ेगी। और एंटीबायोटिक से जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट डेवलप कर रहा है MDR, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग बाग बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक का सेवन कर रहे हैं। उनमें जागरूकता फैलानी है हमारे डॉक्टर्स ने। अभी हम लोग 100 दिन का कैंपेन भी कर रहे हैं टीबी का, उसमें हम लोग जो है इसको एलिमिनेट करने की कवायद चल रही है। रुक करते हैं अगली खबर का। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राजधानी देहरादून में राज्य का पहला सोलर मेला आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि सरकार स्थायी ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रही है। साथ ही इस तरह के आयोजन निकटतम भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। वहीं सौर कॉथिंग को लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि इस तरह का आयोजन देश में पहली बार हो रहा है और उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में सरकार ऊर्जा के लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट में प्रतिवर्ष प्रावधान रखती है। अगर सौर ऊर्जा का बढ़ावा मिलेगा तो सरकार और यहाँ की जनता को भी इसका भरपूर फायदा मिलेगा। जो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जो हमारी असीमित सीमाएं हैं, असीमित हमारे पास उसको जुटाने के रास्ते हैं, उसको जुटाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। और इस निमित्त हमने 100 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान पहले ही कर दिया है। सरकारी कार्यालयों में हम सभी को कह रहे हैं कि सौर ऊर्जा के संयंत्र लगाएं, और आगे के बजट में भी हम करने वाले हैं। राज्य के अंदर हम इसके लिए अनुदान भी दे रहे हैं। नए नए जो हमारे मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना है वो एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो रही है, और अनेक हमारे उद्यमी युवा नौजवान आगे आ रहे हैं और अपने रोजगार स्वरोजगार को अपना रहे हैं। देखिए, सौर कॉथिंग जो आज देहरादून में आयोजित हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसका उद्घाटन हुआ, और आप जानते हैं देश का ये पहला ऐसा कार्यक्रम है। और मुझे इस बात को इस रूप में भी रखना है कि हमारे यहाँ ऊर्जा के क्षेत्र में जब हमें आवश्यकता होती है हम बाजार से ऊर्जा लेते हैं, और 1000 रुपया 1000 करोड़ रुपया बजट में प्रावधान है कि हम उसका जो ऊर्जा खरीदते हैं उसमें 1000 करोड़ रुपया हमारा लगता है। दून पुलिस द्वारा स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों को नशे से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी भी दी गई। वहीं साइबर अपराधों से बच्चों तथा महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के बारे में भी जानकारी दी गई। साथ ही साथ स्कूली बच्चों को यातायात के नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उनके सवालों के जवाब देकर उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया गया। सुझावों तथा विचारों का आदान प्रदान भी किया गया। पुलिस एक ही है, काम पड़ोस में पूछते हैं यार अकेले रह रहा है ऐसे वैसे। हाँ, देखिए, जो हमारे जो देखा जाए 3 तरह के जो क्राइम, खासकर जो एक नशे के विरुद्ध जो कहीं ना कहीं बच्चे युवा दलदल में फंस जाते हैं। दूसरा है साइबर अपराध। अगर बच्चे जागरूक होंगे तो अपने पेरेंट्स को भी जागरूक करेंगे, क्योंकि बचाव ही अवेयरनेस ही इसका जो सबसे बड़ा कारण है कि जितना आप अवेयर रहेंगे, जागरूक रहेंगे, ऐसे साइबर अपराधों से बच सकेंगे। तो अगर हम बच्चों को जाके स्कूल कॉलेजेस में जिस तरह से हम फोकस कर रहे हैं, जिससे वो अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को, अन्य लोगों को बताएं, जिससे कि इस तरह के साइबर ट्रैप में ना फंसे, तो 2 चीज़ों को फोकस करके हम चल रहे हैं जागरूकता अभियान में। एक नशे के विरुद्ध कार्रवाई, और दूसरा एक ट्रैफिक के वायलेशंस को ना करें, जिससे क्या दिक्कतें आ सकती हैं, एक्सीडेंट होने पर कैसे आपका भविष्य खराब हो सकता है, इस तरह की चीज़ें हम उनको समझा रहे हैं। और हाँ, देखिए, जो हमारे जो इस बीच बड़ी जानकारी राजधानी दिल्ली से बता रहे, जहां वन नेशन वन इलेक्शन बिल लोकसभा में स्वीकार किया गया। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, और वन नेशन वन इलेक्शन पर वोटिंग भी की गई है। बिल स्वीकार करने के पक्ष में
269 वोट पड़े। वहीं बिल अस्वीकार करने के पक्ष में 198 वोट। और एक बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां लोकसभा में बिल को लेकर वोटिंग कराई गई। और इस वक्त बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं। और बिल स्वीकार करने के पक्ष में 259 वोट मिले। और लोकसभा में बिल को लेकर वोटिंग कराई गई। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां वन नेशन वन इलेक्शन के को लेकर वोटिंग कराई गई, वहीं पर बिल स्वीकार करने के पक्ष में 269 वोट मिले और बिल अस्वीकार करने के पक्ष में 198 वोट। और एक बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दिल्ली से बता रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।